वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम शुभम है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड कॉस्ट। इसके एमसीक्यूज के ऊपर हम कुछ बात करने वाले हैं। ये क्लास 11th इकोनॉमिक्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं एमसीक्यूज, जो कि हमें पेपर के अंदर मदद करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए। पहला सवाल नंबर 1, फंक्शन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो चीज रिलेशनशिप दिखाती है उसको क्या कहते हैं। काफी इजी सवाल से शुरुआत हो रही है। देखिए जी, बात करते हैं। आपको क्या करना है, इसको जैसे ही आपको क्वेश्चन मिलता है आप वीडियो को पॉज करेंगे और इन ऑप्शंस के अंदर से आप अपना ऑप्शन जो है वो चूज करेंगे। एक बार ऑप्शन चूज करने के बाद में जो है वीडियो वापस चला लीजिएगा। ठीक है। फंक्शन क्या होता है? कोई भी फंक्शन जो होता है इकोनॉमिक्स के अंदर या फिर मैथमेटिक्स के अंदर, वो हमें बताता है वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ पर हम आउटपुट जो है वो एक वेरिएबल है और इनपुट है। मतलब हम कितना आउटपुट बनाएंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे, और उसके प्रोडक्शन को करने के लिए जो हमें जो भी चीजें चाहिए उसको हम इनपुट कहेंगे। तो इनपुट और आउटपुट का कैसा रिलेशनशिप है भाई, कि जितना ज्यादा इनपुट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आउटपुट जो है वो हमारा बढ़ेगा। ये इसका रिलेशनशिप है। इस रिलेशन को जब हम मैथमेटिक्स के तौर पर देखते हैं तो उसको हम एक फंक्शन कह देते हैं। और अगर ये प्रोडक्शन का फंक्शन है, अगर वो हमें बताता है कि प्रोडक्शन कितनी चीजों से अफेक्ट होता है, तो उसको हम कह देंगे प्रोडक्शन फंक्शन। फंक्शन क्या बताता है हमें? रिलेशनशिप बताता है बेसिकली। ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि हमारा जो प्रोडक्शन है या फिर आउटपुट जो है वो किस पर डिपेंडेंट है? आउटपुट डिपेंडेंट है कि उसके ऊपर हम कौन सी चीजें लगा रहे हैं, क्या इनपुट लगा रहे हैं, या फिर कौन सी चीजों से हम जो है इसको बना रहे हैं। ठीक है। इनपुट हमारे पास में अगर हम देखें तो हम मान के चलते हैं कि कैपिटल और लेबर जो है हमारे लिए, कैपिटल और लेबर के अलावा हम जो है और क्या क्या चीजें लगाते हैं। हम बिल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, लैंड का इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो भी लगते हैं और अपना काम करते हैं। रॉ मटेरियल्स जो है उससे भी हमारा जो है प्रोडक्शन या फिर आउटपुट जो है वो अफेक्ट होता है। एंटरप्रेन्योर की वजह से अफेक्ट होता है, लैंड की वजह से, बिल्डिंग की वजह से, गवर्नमेंट के कोई टैक्सेशन की पॉलिसी आ गई, गवर्नमेंट की कोई टैक्स की पॉलिसी आ गई, कोई सब्सिडी की जो है पॉलिसी आ गई, उससे भी जो है हमारा आउटपुट जो है वो अफेक्ट होता है। मतलब वो सारी चीजें जिनकी वजह से आउटपुट अफेक्ट हों उसको हम इनपुट के ऊपर मानेंगे। ठीक है। हमारे 12th क्लास के हिसाब से हम जो है केवल दो ही चीजों को जो है यहाँ पर मान रहे हैं। ठीक है, कि कैपिटल और लेबर की वजह से क्या होता है, हमारा आउटपुट अफेक्ट होता है। मतलब आउटपुट जो है हमारा ओपी आउटपुट, आउटपुट जो है हमारा कैपिटल और लेबर की वजह से अफेक्ट होता है। कि कैपिटल की हम कितनी क्वांटिटी लगाएं और लेबर की हम कितनी क्वांटिटी लगाएं, उससे जो है हमारा आउटपुट अफेक्ट होगा। इसी चीज को जो है हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। ठीक है। या फिर कह दीजिए कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की वजह से जो है आउटपुट चेंज होता है। ठीक है। सवाल है हमारा, द फंक्शन शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है। इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशनशिप दिखाए वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़े। सवाल नंबर 2, वीडियो पॉज कीजिए और अपना आंसर लॉक कीजिए। Which of the following statement accurately describe the relationship between AP and MP? ठीक है जी, हमने पढ़ रखा है AP और MP के बीच में रिलेशनशिप, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट।
ठीक है जी, सवाल देख लिया आपने। एपी और एमपी के बीच में रिलेशनशिप, एपी और एमपी के बीच में जो रिलेशनशिप रहता है वो कुछ इस प्रकार का रहता है। ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है। ये सब चीजें जो है हमने थ्योरी के अंदर देख ली होंगी, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, ये हमारी सेकंड स्टेज है, इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपके लिए। थर्ड स्टेज, 3 स्टेज होती है हमारे पास में प्रोडक्शन की, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब फर्स्ट स्टेज के अंदर होता है, फर्स्ट स्टेज में हमारा इन द फर्स्ट स्टेज AP and MP both rises and MP reaches मैक्सिमम पॉइंट। सही है भाई, ये MP का जो है क्या हो गया, मैक्सिमम पॉइंट हो गया। यहाँ पर जो है हमारी फर्स्ट स्टेज खत्म हो जाती है। सेकंड स्टेज की बात करें, बोथ AP एंड MP फॉल्स। देखिए सेकंड स्टेज में दोनों फॉल हो रहे हैं। MP becomes 0 and AP starts falling after MP is equal to AP। ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर AP is maximum, और यही इसी पॉइंट पर जो है AP is maximum at this point। ठीक है, जब AP और MP दोनों बराबर होंगे उस पॉइंट के बाद से जो है AP लगातार गिरने लग जाएगा, और यही जो है AP का मैक्सिमम पॉइंट था। ठीक है, थर्ड स्टेज के अंदर बात करें तो MP जो है वैसा वो नेगेटिव हो चुका है, और AP जो है स्टिल फॉल हो रहा है, स्टिल फॉलिंग। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। AP और MP के बीच में रिलेशनशिप, AP राइजेस व्हेन MP इज अबव इट एंड फॉल्स व्हेन AP इज बिलो इट। बिल्कुल सही बात है, AP जो है राइज करता है जब तक MP जो है उसके ऊपर है, और AP जो है गिरने लग जाता है जब MP उसके नीचे है। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, AP एंड MP आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। बिल्कुल गलत बात है, AP और MP जो है दोनों कभी भी एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। AP इंटरसेक्ट एट AP इंटरसेक्ट AP एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट। सी ऑप्शन भी जो है हमारा सही है। D, AP is always rising when MP is falling and vice versa। AP is always rising when MP is falling, नहीं जी, when MP is falling then AP first rises, हाँ जी, AP first rises and then falls after meeting MP। ठीक है, AP जब MP लगातार जब गिर रहा है, MP जब गिर रहा है इस पॉइंट से जब MP गिर रहा है यहाँ तक, तब तक AP राइज हो रहा है, और फिर इस पॉइंट के बाद में AP जो है फॉल हो रहा है। ठीक है, ऑलवेज राइजिंग नहीं होगा, पहले राइज होता है फिर उसके बाद में गिरने लग जाता है आफ्टर मीटिंग MP। इसके अंदर हमारा जो है A एंड C ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। ठीक है, A और C ऑप्शन। इस ये वाले जो PDF है इसके अंदर आपके लिए जो है बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके जो है डबल डबल आंसर होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये MCQ के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और इसके अंदर जो है बेसिकली जो आगे क्वेश्चन ये बनता है कि इधर 1 इज करेक्ट, इधर 1 एंड 2 इज करेक्ट, ऐसे जो है ये बनता है। तो इसके अंदर A और C दोनों करेक्ट होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन क्या कहता है भाई, व्हाट इज प्रोडक्शन। क्रिएशन, एडिशन टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है लगभग। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स की बात भी ठीक है। क्रिएशन ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रही है बात, ये चारों चीजें ही क्या है, सही है, लेकिन इनके अंदर से हमको बेस्ट आउट ऑफ दीज हमको बेस्ट निकालना है। तो अगर प्रोडक्शन की बात करें स्टैंडर्ड टर्म्स के अंदर, तो वो है क्रिएशन और एडिशन टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, या फिर क्रिएशन ऑफ आउटपुट, या फिर क्रिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये जो है ज्यादा सही रहेगा। ये जो है थोड़े से अधूरे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन केवल और फूड ग्रेन्स का ही नहीं होता, केवल सर्विसेज का ही नहीं होता, और केवल गुड्स का ही नहीं होता। ये तीनों चीजें जो है थोड़ी अधूरी हैं। इसके अंदर जो बेस्ट आंसर है वो क्या है हमारा, क्रिएशन और एडिशन टू द
वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि आप किसी भी चीज में अगर वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको जो है हम प्रोडक्शन कहेंगे। ये हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखा होगा पहले भी। मैक्रो इकोनॉमिक्स तो नहीं पढ़ी अभी तक। ओके, ठीक है। क्रिएशन एंड एडिशन टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये हमारा जो है बिल्कुल सही रहेगा। ये जो है, ये जो तीनों ऑप्शन है ये अधूरे हैं अपने अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट। When MP is 0, what can you say about TP? देखिए जी, MP जब 0 है तो TP का क्या सिचुएशन है देखते हैं यहाँ पर। प्रोडक्शन, यहाँ पर हम लेंगे वेरिएबल इनपुट्स। चलो, ये हो गया। ये हमारा MP है, ये हमारा TP है। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, ये हमारी सेकंड है, और ये हमारी थर्ड स्टेज है। व्हेन MP इज 0, जब MP 0 है तब TP जो है वो मैक्सिमम पर है। जब MP 0 है तब TP मैक्सिमाइज हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में अगर देखें, बोथ TP और MP जो है, बोथ TP एंड MP जो है वो बढ़ रहे हैं। इधर MP तो फॉल हो रहा है और TP जो है वो बढ़ रहा है। इधर TP फॉल है और MP जो है नेगेटिव है। ठीक है, एट दिस पॉइंट TP मैक्सिमम है और MP 0 है। व्हेन MP इज 0, TP इज इंक्रीजिंग, गलत बात है। TP इज मैक्सिमम, सही बात है। TP इज फॉलिंग, ये भी गलत। ये नन ऑफ द अबव नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि हमको B मिल चुका है यहाँ पर। ठीक है, B ऑप्शन ठीक है। 4 नंबर का ये सवाल था। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर का सवाल। सवाल नंबर 5, व्हेन अ टोटल प्रोडक्ट फॉल्स देन, जब TP फॉल होता है तब क्या होता है, अभी समझाया है। देखिए, जब TP फॉल होता है तब MP जो है नेगेटिव हो जाता है। एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी 0। AP कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है, MP इज इक्वल टू 0 नहीं, जब TP मैक्सिमम पॉइंट पर रहता है तब MP जो है हमारा 0 होता है। ठीक है, MP इज नेगेटिव, सही बात है। AP कंटिन्यूज टू राइज, नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमारा C ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। ठीक है, अभी समझाइए, आगे बढ़ते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट रेफर्स टू एडिशन टू द टोटल आउटपुट व्हेन वन मोर व्हाट, वन मोर ऑप्शन, ये देखिए। व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, वन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। सोल्ड नहीं, कंज्यूम्ड नहीं, यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। ओके 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 ओके, ये होगा इसका आंसर। आंसर इसका डी है, डी ऑप्शन है इसका, डी ऑप्शन। एडिशन टू TP व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ
output is produced with additional variable input, with additional variable input. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इज डी। ठीक है, जब हम एक्स्ट्रा वेरिएबल यूनिट लगाएंगे तो उससे हमको जो है कितना मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है, यही जो है हमारा एमपी बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, द पीरियड ऑफ टाइम इन विच प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरिड इज नोन एज। ठीक है जी, ये देखते हैं। वेरी शॉर्ट रन, जो भी हमारी ये रन है या फिर पीरियड कह लीजिए, प्रोडक्शन के जो पीरियड हैं, इनको हम ऑन द बेसिस ऑफ कि ये जो इनपुट्स हैं उनको कितने हद तक चेंज कर सकते हैं, इस पर जो है डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ये इनका टाइम लिमिट से कोई भी जो है लेना देना नहीं है कि कोई 1 साल 2 साल, इनका जो है केवल और केवल इस बात से रिलेशन है कि ये कितने दिनों में या फिर फ्रिक्वेंटली जो है ये अपना जो इनपुट्स हैं उनको कितना चेंज कर सकते हैं। वेरी शॉर्ट रन के अंदर हम जो इनपुट्स हैं, इनपुट्स कांट बी चेंज्ड, इसमें जो है इनपुट्स कांट बी चेंज मतलब ऑल इनपुट्स जो हैं, जितने भी इनपुट्स हैं, ऑल इनपुट्स विल बी फिक्स्ड, सारे इनपुट जो हैं ये फिक्स्ड ही होंगे इसके अंदर। ठीक है, सारे इनपुट फिक्स होंगे वेरी शॉर्ट रन के अंदर। शॉर्ट रन के अंदर क्या होगा भाई साहब, इसके अंदर वन इनपुट कैन बी चेंज्ड, others will remain constant, मतलब वन वेरिएबल और बहुत सारे फिक्स। ठीक है, वन वेरिएबल एंड अदर्स फिक्स, वन वेरिएबल होंगे और अदर जो है क्या होंगे साहब, फिक्स्ड होंगे। लॉन्ग रन के अंदर जो है मामला बिल्कुल मजेदार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर all inputs can be changed, no fixed input, ठीक है, ये हमारा जो है यहाँ पर हमने क्लासिफाई कर दिया कि जो ये रन है ये कैसे रहता है। वेरी शॉर्ट रन के अंदर सब कुछ फिक्स है, लॉन्ग रन में अंदर कुछ भी फिक्स नहीं है, और शॉर्ट रन के अंदर हमारे पास में एक वेरिएबल है और बाकी सारे फिक्स हैं। सवाल देखिए क्या है, द पीरियड ऑफ टाइम इन विच द प्लांट कैपेसिटी कैन बी वेरिड, जो प्लांट की कैपेसिटी है इसको चेंज किया जा सकता है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहेंगे हम लॉन्ग रन कहेंगे हम इसको। ठीक है, प्लांट जो है बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं, प्लांट जो है उसको लगाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ये प्लांट पौधे वाला प्लांट नहीं है, ये प्लांट जो है बेसिकली बात हो रही है कि आपकी जो पूरी फैक्ट्री है उस फैक्ट्री को जो है आप चेंज कर सको, उस फैक्ट्री की कैपेसिटी आप बढ़ा सको, तो उसके लिए जो है बहुत ज्यादा पैसा लगता है और उसको हम फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं कर सकते, इन द लॉन्ग रन जो है वो चेंज होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो है हमारा बी हम मानकर चलेंगे कि इसका आंसर जो है बी रहेगा। शॉर्ट रन के अंदर जो है हम ये मान के चलते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर है वो प्लांट जो है एक वेरिएबल फैक्टर नहीं हो सकता, लेबर जो है हमारा वेरिएबल फैक्टर जो है बेसिकली इसके अंदर हम मानते हैं। ठीक है, प्लांट जो है बेसिकली कैपिटल हो जाता है, कैपिटल जो है वो हम शॉर्ट रन के अंदर चेंज नहीं करते हैं, हम केवल और केवल लॉन्ग रन के अंदर ही कैपिटल या फिर प्लांट को जो है चेंज करते हैं, इसके लिए इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, सवाल नंबर 8, डैश इज द एक्सटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स।
ठीक है जी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो हमें क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या बताता है हमें? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें ये बताता है कि जैसे जैसे वेरिएबल लॉन्ग रन की बात हो रही है यहाँ पर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें ये बताता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट्स को जो है एम्प्लॉय करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जब हम इनपुट्स को एम्प्लॉय करेंगे तो हमें व्हेन मोर इनपुट्स आर एम्प्लॉयड, जब मोर इनपुट्स हम एम्प्लॉय करेंगे देन इनसे मिलने वाला जो हमें रिटर्न है वो लगातार कम होता, रिटर्न विल डिक्रीज, इनसे मिलने वाला जो है हमें रिटर्न डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये कौन से लॉ में होता था ऐसा? हमने ये पढ़ा है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर, ये थ्योरी पढ़ी है कि जैसे जैसे हम जो है ज्यादा ज्यादा गुड को कंज्यूम करेंगे तो उससे मिलने वाला जो एमयू है या फिर मार्जिनल यूटिलिटी है वो गिरता चला जाएगा। वैसे ही यहाँ पर ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स हमें ये कहता है कि जैसे जैसे हम ज्यादा से ज्यादा इनपुट एम्प्लॉय करेंगे इनसे मिलने वाला रिटर्न जो है वो लगातार गिरता चला जाएगा। ये जो है हमारा कौन सा है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो है क्या है? एक एक्सटेंशन है। ठीक है, डी है इसका आंसर। आगे बढ़े। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है वो और कौन से नाम से जाना जाता है? रिटर्न्स टू फैक्टर जो है इसको कहा जाता है। सी ऑप्शन जो है इसका सही रहेगा। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है उसको हम रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हम एक फैक्टर का जो अमाउंट है उसको क्या करते रहते हैं? लगातार चेंज करते रहते हैं। ठीक है, इसको रिटर्न्स टू फैक्टर भी कहते हैं। सवाल नंबर 9 सही है। सवाल नंबर 10, एपी इज एट इट्स मैक्सिमम। एपी जो है अपने मैक्सिमम पर कहां पर रहता है? अभी देखा है हमने, बताइए एपी अपने मैक्सिमम पर कहां पर रहता है? एपी अपने मैक्सिमम पर रहता है जब एमपी जो है इसके बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। The maximum possible output for a firm with 2 units of labor and 10 units of capital if its production function is given as 5L 2L। इसको के कीजिए, के इस एल की जगह पर इसको के कर लो। ठीक है, हमारा फंक्शन क्या बन गया? 5k प्लस 2l। के की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी? 10 है। एल की वैल्यू हमको दे रखी है 2 है। ठीक है, बताइए कितना हो गया? अगर हम देखें यहाँ पर 5 10 प्लस 2 2 50 प्लस 4, इसका आंसर आ गया 54। इसमें से कहीं नहीं है। चलो इसमें क्या कर लेते हैं, अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ 54 आया इसका आंसर।
गलत है क्वेश्चन। गलत इसलिए है क्योंकि जो प्रोडक्शन होगा वो केवल और केवल लेबर के साथ में जो है नहीं हो सकता। अगर हमने उसको के रखा तो उसका आंसर जो है 54 आ रहा है। अगर हम इसको के लेते हैं तो इसका आंसर जो है 30 आ जाएगा शायद। ठीक है, अगर हम इसको अगर हम सेकंड वाले को अगर 5L + 2K करते हैं तो इसका आंसर जो है 30 आ जाएगा, जो कि हमारे पास में अवेलेबल है। लेकिन हम जो है मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता हूँ और इसका आंसर जो है कुछ भी नहीं आएगा इसका, क्योंकि मैथमेटिकली इसका आंसर जो है वो पॉसिबल है। मैथमेटिकली जो है इसका आंसर आ जाएगा लगभग भी नहीं तो 24 के आसपास आएगा इसका मैथमेटिकली आंसर, लेकिन वो भी जो है गलत हुआ। बात करें अगर कैसे, तो केवल और केवल लेबर से जो है हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि लेबर को जो है वैसा कैपिटल चाहिए। लेबर कांट डू प्रोडक्शन, लेबर कांट डू प्रोडक्शन, उसके लिए हमें कैपिटल की आवश्यकता भी रहेगी। तो इस फंक्शन के अंदर जो है केवल और केवल लेबर का जो है हमको फंक्शन दे रखा है, सिर्फ लेबर से जो है हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए जो है या तो इसका आंसर 0 यूनिट होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ लेबर के साथ में जो है हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हमें कैपिटल जो है उसके लिए चाहिए होगी। इसका आंसर अगर लगाना होगा तो हम ए ऑप्शन जो है इसको लगाएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेबर के साथ में प्रोडक्शन नहीं हो सकता, कैपिटल की जो है हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइडेंटिफाई द फेज। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास में। आइडेंटिफाइज द फेज इन विच टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट एंड एमपी आल्सो इंक्रीजेस। पढ़ा है हमने अभी थोड़ी देर पहले कि ऐसा कौन सा फेज है जहां पर टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है और एमपी जो है वो भी इंक्रीज होता है। देखिए जी, केवल और केवल फर्स्ट स्टेज ही ऐसी है जिसके अंदर एमपी जो है वो बढ़ता है, सेकंड स्टेज के अंदर एमपी जो है वो गिरता है, 0 बन जाता है, और थर्ड फेज में तो एमपी नेगेटिव हो जाता है। एमपी राइज केवल और केवल फर्स्ट स्टेज में करता है, एमपी गिरता है और पॉजिटिव रहता है सेकंड स्टेज में, और एमपी थर्ड स्टेज के अंदर नेगेटिव बन जाता है और ये फॉल भी करता है। ठीक है, टीपी की अगर बात करें तो टीपी फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और थर्ड वो फॉल करने लग जाता है। यहाँ पर ये बढ़ रहा है दोनों में ही, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से, यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से। ठीक है, यहाँ पर डिमिनिशिंग रेट से, यहाँ पर इंक्रीजिंग रेट से। आइडेंटिफाइड द फेज इन विच टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये हमारी फर्स्ट स्टेज। एमपी ऑल्सो इंक्रीजेस, ये भी हमारी फर्स्ट स्टेज। ठीक है, फर्स्ट स्टेज का नाम है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, सेकंड स्टेज का नाम है हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, एंड थर्ड स्टेज का नाम है हमारा नेगेटिव रिटर्न्स टू फैक्टर। ठीक है, तो कौन सा है ये? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर वाला ऑप्शन ए जो है हमारा सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, in which time period all factors of production become variable and factors of production change with the change in level of output। अभी थोड़ी देर पहले देखा है, बताइए सवाल। और ऐसा टाइम पीरियड जहां पर सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हैं वो वेरिएबल बन जाते हैं, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो जैसे जैसे लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन भी चेंज होता रहेगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज, जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन लेवल चेंज होगा वैसे वैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी वो चेंज होते रहेंगे। ऐसा कौन सा पीरियड है? ठीक है, अभी हमने देखा है, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ऑल लॉन्ग रन एक ऐसा पीरियड है जहां पर सारे इनपुट जो हैं वो चेंज हो सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं होगा लॉन्ग रन। ठीक है, सवाल देखते हैं, सवाल नंबर। लॉन्ग पीरियड जो है एक ऐसा पीरियड है जहां पर हमारा सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाएंगे? वेरिएबल। यहाँ पर नो फिक्स्ड
फैक्टर, कोई भी फैक्टर जो है फिक्स नहीं होगा, सब कुछ वेरिएबल फैक्टर होगा। मार्केट पीरियड नाम की कोई चीज नहीं है। शॉर्ट पीरियड के अंदर वन वेरिएबल एंड अदर्स जितने भी बचे हैं वो सारे हो जाएंगे फिक्स्ड। ठीक है, केवल एक वेरिएबल और सारे फिक्स। गलत गलत गलत, हमारा आंसर होगा लॉन्ग पीरियड, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is not a reason for the operation of increasing returns to a factor? increasing returns to a factor के लिए कौन जिम्मेदार नहीं है? ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जो है क्यों आता है, और इन सारे ऑप्शन में से बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिनकी वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं आता। ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स बेसिकली जो है हमारी फर्स्ट स्टेज की यहाँ पर बात हो रही है। फर्स्ट स्टेज जो है हमारी इसलिए आती है क्योंकि हमारा फिक्स फैक्टर जो है उसका हम सही तरीके से जो है इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, इसलिए इससे हमको जो रिटर्न है वो फर्स्ट स्टेज में ज्यादा आता है। इसका सही तरीके से जो है हम इस्तेमाल करना सीख रहे हैं, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो ये जो है जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन बढ़ा दे फर्स्ट स्टेज के अंदर जो हमको है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर देखने को मिलते हैं। हमको फिक्स फैक्टर की जो है कुछ लिमिटेशन होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो फिक्स फैक्टर है हमारा, ठीक है, ये जो है एक ऑप्शन है, सही है हमारा, कि इस वजह से इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर आते हैं। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर का मतलब है कि जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो सही तरीके से क्या नहीं कर रहा है, वो सही तरीके से जो है अभी तक उसकी कैपेसिटी को जो है हमने यूज नहीं करा है, लिमिटेड तरीके से जो है उसकी कैपेसिटी को यूज करा है। ठीक है, इसलिए ये भी अभी तक सही है। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, एक नई मशीन के ऊपर अगर बंदा काम करेगा, नए मशीन के ऊपर अगर एक लेबर काम करेगा तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो लगातार बढ़ती चली जाती है। ये ऑप्शन भी हमारा सही रहेगा। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो हमारा नहीं होगा आंसर। ठीक है, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, इसका जो है जवाब क्या आएगा, डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसलिए ठीक है क्योंकि हम फिक्स फैक्टर को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर का मतलब है कि जो फिक्स फैक्टर है उसके ऊपर सही तरीके से वेरिएबल फैक्टर नहीं लग पा रहे हैं जितने उसको चाहिए, इसलिए जो है वो ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देता रहेगा बार बार, जैसे जैसे हम उसके ऊपर ज्यादा लोग लगाएंगे। इंक्रीज इन एफिशिएंसी बिल्कुल सही बात है, इसलिए रिटर्न्स आते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है वो जवाब नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की फर्स्ट स्टेज में टीपी इंक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट, बहुत बार कर लिया है सवाल, आगे बढ़ो। when AP increases the MP, जब AP बढ़ता है तब AP क्या रहता है, जब AP बढ़ता है तब MP लेस देन एवरेज प्रोडक्ट नहीं, लेस देन एवरेज प्रोडक्ट नहीं रहता। लेस देन एवरेज प्रोडक्ट कब रहता है, जब AP गिरने लग जाता है तब लेस देन एवरेज प्रोडक्ट बन जाता है। इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, जी बिल्कुल नहीं, जब AP मैक्सिमम पर होता है तब इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट होता है। मोर देन एवरेज प्रोडक्ट बिल्कुल सही बात है, मोर देन एवरेज प्रोडक्ट है यहाँ पर, आंसर है हमारा सी। क्वेश्चन नंबर कितना था ये, क्वेश्चन नंबर 13, 14, ये 15 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस टू AP व्हेन MP इज मोर देन MP? AP MP, what happens to AP when MP is more than MP? जब MP बड़ा है AP से, इस लाइन के पहले पहले इस एरिया में, इस एरिया के अंदर क्या हो रहा है, AP बढ़ रहा है, AP राइजेस, AP फॉल नहीं होता, AP रिमेन्स कांस्टेंट नहीं होता, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ये है आंसर इसका।
ठीक है। इंक्रीजिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल बिकॉज ऑफ, increasing returns is applicable because of increased efficiency of the variable factor, बिल्कुल सही बात है। fuller utilization of fixed factor, indivisibility of factors नहीं होगा, बहुत ए एंड बी जो है इसका आंसर रहेगा। बताते हैं क्या हो रहा है, पूछ रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन है, जो कि इसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न्स के नाम से भी जानते हैं, ये क्यों आती है? इसलिए आती है क्योंकि वेरिएबल फैक्टर का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले देखा, वेरिएबल फैक्टर जो हम नए नए लेबर लगा रहे हैं वो सही तरीके से काम करते हैं फिक्स फैक्टर के ऊपर। फिक्स फैक्टर जो है, जिसकी कैपेसिटी जो है वो धीरे धीरे अब रीच होती जा रही है, इसलिए फिक्स फैक्टर भी जो है ज्यादा रिटर्न देता है। इनडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर जो है हमारा थर्ड स्टेज के अंदर आ जाता है, जहां पर हमको नेगेटिव रिटर्न्स जो है देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो इसलिए इसका ये आंसर नहीं होगा। बोथ ए एंड बी एस सी सही इज करेक्ट, सो डी वुड बी द आंसर, बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव? टीपी का क्या बिहेवियर रहता है जब एमपी नेगेटिव हो जाता है? जब एमपी हमारा नेगेटिव हो ही चुका है, इस जगह पर टीपी का क्या बिहेवियर रहेगा? जब एमपी जो है नेगेटिव है, उस वक्त टीपी जो है वो फॉल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, टीपी फॉल्स। व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ टीपी व्हेन एमपी बिकम्स नेगेटिव? टीपी इंक्रीजेस नहीं, टीपी इंक्रीजेस नहीं, टीपी इज एट मैक्सिमम पॉइंट नहीं, टीपी डिक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, डी है इसका आंसर। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के हिसाब से देयर आर 3 phases, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट है हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न्स, सेकेंड है हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और थर्ड है हमारा नेगेटिव रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 19, लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज वैलिड। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन कब वैलिड होता है? एट लीस्ट वन इनपुट इज फिक्स्ड एंड ऑल अदर इनपुट्स आर केप्ट वेरिएबल, बिल्कुल गलत। ऑल फैक्टर्स आर केप्ट कांस्टेंट, गलत। ऑल इनपुट्स आर वेरिड इन सेम प्रोपोर्शन, गलत, नन ऑफ द अबव। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन वैलिड तब होता है व्हेन one input is kept as variable and others as fixed। केवल एक ही चीज को हम वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब फिक्स होंगे, नन ऑफ द अबव, डी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, द एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज, एपी जो है कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कांट बी जीरो। टीपी कैन नेवर बी जीरो, बिल्कुल सही बात है। टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नाइदर ए नाइदर बोथ ए एंड बी, ए है इसका आंसर। ठीक है, दोनों गलत हैं। टीपी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए जो है एपी भी कभी जीरो नहीं होगा। The law of diminishing returns refers to an eventual fall in law of diminishing returns, productivity of factors of production, total earning of the firm, marginal product of the। देखिए भाई, सेकंड स्टेज की बात हो रही है,
डिमिनिशिंग रिटर्न्स की, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की बात हो रही है कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो हैं वो क्यों आते हैं सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों आते हैं? ड्यू टू फॉल इन एमपी, एमपी के अंदर फॉल होता है, इस वजह से जो है क्या होता है, हमारा टीपी जो है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ने लग जाता है। इसलिए जो है हमारा क्या आता है, एमपी के फॉल होने की वजह से डिमिनिशिंग रिटर्न्स आता है। एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, इवेंचुअल फॉल इन एमपी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, टोटल अर्निंग गलत, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी गलत, नन ऑफ दीज गलत। आंसर सी, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज नॉट यू शेप। यू शेप कर्व कौन कौन से नहीं है इन सब में से? ऐसे बेसिकली एसी जो है हमारा यू शेप रहता है, एवीसी जो है हमारा यू शेप रहता है, एमसी जो है वो भी हमारा यू शेप रहता है। लेकिन ये जो एएफसी है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनाता है। एएफसी इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एवीसी यू शेप, एसी यू शेप, एमसीबी यू शेप, केवल और केवल यू शेप कौन सा नहीं है? एएफसी। एएफसी क्या है? एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप में है। एएफसी जो है यू शेप होगा, एवीसी भी यू शेप होगा, यू शेप होगा, लेकिन हमारा जो एसी है वो कभी भी यू शेप, सॉरी एसी भी जो है हमारा यू शेप होगा, एएफसी हमारा कभी भी जो है यू शेप नहीं होगा। ठीक है, आंसर है हमारा ए।